तो साथियों, मैं आपको अपने आईएएस की सेवा का जो जर्नी रहा है, उसमें जो मैंने काम किया या जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए, उनके बारे में आपको लगातार बताता आ रहा हूँ। आज मैं एक ऐसी चीज़ की बात करूँगा जिससे अभी आप लोग सब गुजरे हैं, वो है इलेक्शन, निर्वाचन। इलेक्शन, क्योंकि मैंने जिलाधिकारी रहते हुए एक नहीं कई इलेक्शन कराए, पार्लियामेंट के भी और असेंबली के भी, इसलिए इसका मुझे काफ़ी अनुभव हुआ। और मैं आपको शेयर करूंगा कि इलेक्शन कैसे कराया जाता है, डीएम का क्या रोल होता है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कितना बड़ा अजूबा है ये इलेक्शन। अभी आपने सुना होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 98 करोड़ वोटर थे और 60 करोड़ के ऊपर ने अपनी फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करी। और इतना बड़ा इलेक्शन पूरे यूरोप की आप जनसंख्या मिला लीजिए, पूरा मिला लीजिए, तो इतना बड़ा इलेक्शन कहीं नहीं होता जितना कि भारत में हुआ। अपने आप में एक अजूबा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने कहा कि भारत का इलेक्शन जो है वो अपने आप में एक मिरेकल है, एक अजूबा है। इतनी बड़ी चीज होना कि इतना बड़ा इलेक्शन प्रोसेस फेयरली और इम्पार्शियली कंडक्ट हो जाए, इलेक्शन रिजल्ट्स समय से डिक्लेयर हो जाएं और सभी लोग उस इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें, कहीं कोई हल्ला ना मचे, कहीं कोई बात ना हो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है ये, इसका हम ध्यान रखिए। और ये डेमोक्रेसी का नींव है। इलेक्शन जो है ये फाउंडेशन है पूरी हमारे प्रजातंत्र का। अगर इलेक्शन सही तरीके से नहीं होंगे, जब प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो काम करता है, और इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इलेक्शन कमीशन के अधिकारी होके जिले जिले में काम करते हैं, उसके वजूद से ही इलेक्शन का ये पूरी कार्यप्रणाली जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाती है, लागू हो पाती है। दोस्तों, मैं आप सोचिए, एक बार कल्पना करिए, आप ले जाइए अपने आप को 1952 में, जो पहला निर्वाचन हुआ था। आप सोचिए उस समय क्या स्थिति थी इंडिया की। लिटरेसी रेट खाली 18 से 20% था, साक्षरता का दर इतना ही था खाली। और पहली बार इतने बड़े पैमाने से पूरे इतने विशाल देश में इलेक्शन कराना था, वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उन्होंने कहा कि सभी जो बालिग लोग हैं वो वोट देंगे। इतना बड़ा इलेक्शन प्रोसेस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के उसमें हम लोगों ने किया पहला इलेक्शन 1952 में। और मैं तारीफ करूंगा, लोग ये मालूम नहीं होगा, उस समय एक आईएएस अधिकारी थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, सुकुमार सेन साहब। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनका माना जाएगा। मैं समझता हूं उनको तो उसके लिए जितना भी तारीफ की जाए कम है, कि कैसे उस समय जब टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, इतने कम्युनिकेशंस नहीं था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था, उस सब के बावजूद उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराया और फेयर और इम्पार्शियल चुनाव कराया। और उसके बाद से एक नींव पड़ गई भारत में चुनाव करने की, और उसके बाद लगातार चुनाव होते रहे और आगे सिलसिला इसी तरीके से बढ़ता रहा। आप समझेंगे कि उस 52 से लेकर अभी तक भी स्थिति है कि एक एक वोटर की महत्व होता है, एक एक वोटर का। एक ऐसा भी गांव है, मैंने पढ़ा था, कि जहां पे केवल एक वोटर था, लेकिन पूरी पोलिंग पार्टी 5 लोगों की उस गांव में गई और खाली उस एक वोटर का वोट लेने के लिए, क्योंकि उस एक वोट भी महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है इलेक्शन कमीशन करता है। यही नहीं, कई ऐसे पहाड़ों में इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, मुझे मालूम है, जहां मैंने देखा है कि अपने कंधे पे बैलेट बॉक्स लेके अधिकारी और पोलिंग टीम जाया करती थी, 3-3 दिन पैदल चल के, और वहां पहुंचती थी, बर्फीले इलाकों में जाके वोट डलवा के और वापस लेके आती थी। इस तरीके की चीजें करनी, समझिए आप इस विशाल देश में किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होता है। और अगर सफल तरीके से होता है और हमारी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग और वाइब्रेंट है, तो उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन प्रणाली को, इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारी, जिसमें डीएम लोग भी होते हैं। मैंने डीएम के रूप में मुझको सौभाग्य मिला कि मैंने कई इलेक्शन कराए। 1991 से लेकर 1994 के बीच में मैं डीएम में कई मुझे मौके मिले इलेक्शन कराने के। उस समय ईवीएम नहीं होते थे, बैलेट पेपर हुआ करते थे, बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस तो यही थी। एक और सौभाग्य की बात है, जो मैंने इलेक्शन कराए, उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे टीएन शेषन, जो आप जानते हैं कि लेजेंडरी कैरेक्टर हैं, जो उनके बराबर सीईसी किसी दूसरे का नाम आपने नहीं सुना होगा। कहते हैं कि उन्होंने पूरी इलेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल एक सही उस पर दिशा में डाल दिया। उसके बाद से सारी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन से डरने लगे। उसके पहले कुछ वातावरण चेंज हो रहा था, थोड़ा थोड़ा कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से कनेक्टेड ऑफिसर्स पे या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ उस समय पहले का ये था हाल कि गाड़ियों के काफिले 50-50, 100-100 गाड़ियाँ पूरे शहर में लेकर निकलते थे कैंडिडेट्स। रात के 10 बजे क्या 12 बजे 1 बजे पूरी रात लाउड स्पीकर लगा के कैंपेनिंग चल रही है। पूरी दीवारें शहर की जो है वो भर दी जाती थी होर्डिंग से और पेस्ट कर दिए जाते थे उसमें पूरे पोस्टर्स वगैरह, बिल्कुल इस तरीके से ये सब होता था। और ये कोशिश भी होती थी कि इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जाए।
और डीएम्स के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता था, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब सेशन आए उन्होंने ये सब चीज़ खत्म करनी शुरू करी। उन्होंने कहा ना कुछ नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को बहुत डर उनके मन में डाल दिया और उन्होंने कहा कि मेरे को कंडक्ट और सुपरवाइज करने की पावर दी गई है इलेक्शन की, आई विल यूज दिस पावर। यहाँ तक कि मैंने उनकी किताब में पढ़ा है कि जो उस समय की वर्तमान की रूलिंग पार्टी थी, उनके सचिव ने उनको कोई मामले में कोई इंस्ट्रक्शंस देने चाहे, उन्होंने इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाकर ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा आगे का। और उस समय के प्रधानमंत्री जो थे उनका बाय इलेक्शन होने वाला था, उन्होंने कहा मैं नहीं कराऊंगा वो इलेक्शन जब तक कि मुझको लिखित रूप से अपॉलॉजी न दी जाए, माफीनामा लिखित रूप से मेरे सामने ना आ जाए गवर्नमेंट का। और माफीनामा लिखित रूप से उनके सामने दिया गया और तब उन्होंने इलेक्शन कराए। और इस तरीके से उन्होंने जो अपना इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को असर्ट किया और बिल्कुल सही तरीके से पूरी इलेक्शन प्रोसेस को एक बार नींव फिर से डाल दी। और जो नींव उन्होंने डाली उसके बाद से वो आज तक चली आ रही है, वो हिलने नहीं पाई है। मैं समझता हूँ मैं उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको दूंगा। हालांकि वो मेरे हिसाब से उनकी जो लीडरशिप स्टाइल थी वो थोड़ी उससी थी, गुस्सैल थे, रिएक्ट करते थे, मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। वो बहुत अच्छी स्टाइल अपने आप में ना मानी जाती हो, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा था जो उन्होंने काम किया, इलेक्शन कमीशन को सही करना और इलेक्शन प्रोसेस को सही करना। उस समय इसी की आवश्यकता थी जो उन्होंने करके दिखा दिया और इसी वजह से आज हम एक बहुत ही स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में चल रहे हैं। अब आते हैं डीएम का क्या रोल होता है। दोस्तों, डीएम ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई टीम ज़्यादा नहीं होती, उनको तो छोटा सा निर्वाचन सदन में अपनी टीम होती है। वो कोई ऐसा नहीं कि जिले में इलेक्शन कमीशन की कोई टीम होती है। जिले में जिला अधिकारी को जिला इलेक्शन ऑफिसर कहते हैं, वही जिले का इलेक्शन कराता है जो भी पार्लियामेंट की असेंबली की सीट हो, और पूरे जिले के अधिकारियों को और सबको उसमें यूज करते हुए और पूरे संसाधन जो जिले में हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये डीएम का दायित्व होता है कि वो इलेक्शन सरबत तरीके से संपन्न कराए। बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या जिलाधिकारी का ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, बहुत बड़ा टेस्ट होता है, वो सफल तरीके से चुनाव करा सके और वो कराते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा भारी क्रेडिट है ये डीएम के इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो ये चुनाव कराते हैं। बड़ा भारी क्रेडिट है उन आईएएस ऑफिसर्स के लिए जो डीएम होते हैं और निष्पक्ष रूप से काम करते हुए इन चुनाव को संपन्न कराते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इनको योगदान वो देते हैं और ये सराहनीय कार्य है। लोगों को समझना चाहिए कि कितना कमेंडेबल काम जो है वो बैठ के वहाँ करते हैं। अब मैं थोड़ी इस प्रक्रिया में बताना चाहूँ। पहले तो वोटर लिस्ट की बात आती है। वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन कहती है फाइनल करिए, ये भी काम डीएम का होता है। घर घर लोग भेजे जाते हैं, चाहे आपके टीचर हों, चाहे आपके लेखपाल हों, चाहे आपके ग्राम स्तरीय और अधिकारी हों, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। बीएलओ बनते हैं, जिसे कहते हैं ना इलेक्शन ऑफिसर, विलेज लेवल इलेक्शन ऑफिसर बनते हैं। वो जाते हैं और गांव-गांव एक-एक घर को चेक करके ये चेक करते हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो सही बनी है या नहीं बनी है, किसका नाम काटना है, किसका नाम जोड़ना है, और ये सब करने के बाद इसको पब्लिश किया जाता है। वो अलग बात है कि बाद में अभी भी ये शिकायतें आती हैं कि सब कईयों के नाम छूट गए, लेकिन ये मेरे ख्याल गलती इलेक्शन कमीशन की नहीं है, क्योंकि वो पब्लिश करते हैं लिस्ट को। लोगों को इसको चेक कर लेना चाहिए और चेक करने के बाद अगर वो उसको चाहें तो अपना नाम इंक्लूड करा सकते हैं। कि लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो सामने खड़ा हो जाता है। फिर भी ये पहला काम है कि सही तरीके से इलेक्टोरल रोल जो है वो बनाए जाए। इलेक्टोरल रोल बन गए, उसके बाद जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है उसके बाद पूरा इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। फिर इलेक्शन जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, फिर वो ना डायरेक्टली वो किसी भी इलेक्शन रिलेटेड मैटर में ना अपने चीफ सेक्रेटरी की सुनेगा, ना अपने चीफ मिनिस्टर की सुनेगा, ना किसी मिनिस्टर की सुनेगा। वो केवल और केवल इलेक्शन कमीशन की सुनेगा, उनकी गाइडलाइंस देखेगा और उनके उसके मुताबिक ही काम करेगा, इंडिपेंडेंटली और स्वतंत्र रूप से। क्या क्या करना पड़ता है इलेक्शन, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तैयारी, अब सबसे बड़ी तैयारी होती है जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, वोटर लिस्ट आपके पास फाइनल है, पोलिंग बूथ बनाना। पोलिंग बूथ जा जाके देखना पड़ता है कहाँ कहाँ गांव में पोलिंग बूथ बनेगा। अधिकतर स्कूल में बनते हैं या कहीं बनते हैं या शहरों में कहाँ मोहल्लों में बनते हैं। एक एक पोलिंग बूथ आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा दूर चल के ना जाना पड़े वोट देने के लिए। आइडेंटिफाई होते हैं, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। उस पोलिंग बूथ की डिज़ाइन जो है इलेक्शन कमीशन देता है, किस प्रकार बनाए जाएंगे, उस प्रकार उस पोलिंग बूथ को मॉडल पोलिंग बूथ की तरह बनाया जाता है। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है कि वो तैयार कर दिया जाए और उसकी सूचना सारे वोटर्स को पहुंच जाए कि आपका वोट कहाँ है, कौन से पोलिंग बूथ में आपको जाना है। पर्ची पहुंच जाती है उनके यहाँ कि आपका इस जगह पे वोट है और वहां जाके आप वोट दीजिए बिल्कुल सुविधा के साथ, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो अपना वोट देने की। एक तो रहा पोलिंग बूथ की बात। फिर आती है बात पर्सनल, पोलिंग पार्टी। पोलिंग पार्टी का चयन करना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, कौन आपके हाथ में इंक लगाएगा, कौन आपका आइडेंटिफिकेशन चेक करेगा, कौन आपको कहेगा नाम टिक करेगा, कौन आपका देखेगा कि आपने वोट डाला कि नहीं डाला। ये पूरी टीम की ट्रेनिंग होती है। ये पूरी टीम चयनित होती है
और पूरी टीम को ट्रेन किया जाता है बाकायदा। डीएम ट्रेनिंग के लगातार सेशंस कराता है जिसमें इसमें ट्रेनिंग की जाती है। और अब तो जैसे ईवीएम आ गई हैं, हमारे ज़माने में ईवीएम नहीं थी, तो ईवीएम की भी पूरी वहाँ मॉडल वो होती है, मॉक ड्रिल्स होती हैं, और उसको लेके भी ट्रेनिंग होती है, जिससे लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए कि ईवीएम वीवीपैट वगैरह किस तरीके से चलते हैं, कैसे इसको हैंडल किया जाता है, कैसे इसके बारे में किया जाता है। ये प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टीम कहाँ से आती है डीएम के पास? डीएम अपने ज़िले से जिसको चाहे चुन सकता है। ऐसी ज़बरदस्त पावर उसको इलेक्शन कमीशन ने दे रखी है। ही कैन पिक अप एनीबॉडी इलेक्शन ड्यूटी के लिए। तो वो चुनता है, टीचर्स को चुनता है, लेखपाल को चुनता है, सारे अधिकारियों को चुनता है, एम्प्लॉयज़ को चुनता है, और कहाँ तक कि बैंक तक के एम्प्लॉयज़ को ले लेता है अगर उसको कमी पड़ रही होगी उस जिले में, और उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगाता है। इलेक्शन ड्यूटी लगाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम पे उतना कंप्यूटराइजेशन नहीं था, हल्का सा कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था, तो इसमें लोग थोड़ा सा प्रेशर डालते थे डीएम के ऊपर कि पोलिंग पार्टी जो है वो अपने हिसाब से बनवा लें। वो सोचते थे कैंडिडेट्स कि जहाँ जहाँ हमारा वोटिंग है वहाँ पे हम ऐसे पोलिंग पर्सनल को डाल दें जो हमारी जाति के हों या हमारे फेवरेबल हों, तो हमारी वो मदद कर देंगे। लेकिन मुझे याद है, मैं इलाहाबाद का डीएम था जब मैंने इलेक्शन कराए, तो मैंने अपने एक यंग ऑफिसर था जो मेरा था, तो आईएएस ऑफिसर था, आईएएम का पढ़ा हुआ था मेरे से, तो उसको मैंने कहा नहीं तुम ज़रा कंप्यूटर जानते हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर शुरू हुआ, इसको बैठो, हम ये प्रयोग करेंगे कि हम बताएंगे ही नहीं कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगी है, और हम मिक्स करके ड्यूटी लगाएंगे। अलग अलग जाति के लोग, कोई ड्यूटी होनी चाहिए, एक जाति के लोग एक जगह ना हो, महिलाओं की और पुरुषों की भी मैच होना चाहिए। जो भी आदमी जहाँ पे पोस्टेड है उसी एरिया में उसकी इलेक्शन ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमने कहा कि उसको मालूम ही नहीं होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी कहाँ लगी है, और पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को नहीं मालूम होना चाहिए। हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे, सब दे देंगे, आखिरी इलेक्शन के दिन जब वो आएगा तो जैसे ही पहुंचेगा तो उसको पर्ची पकड़ा दी जाएगी कि ये तुम्हारा बूथ है, यहाँ जाके करो, और ये बस है, इसमें बैठो, और इस बस में बैठते हुए अब चले जाओ। तो बिल्कुल कोई मौका नहीं देंगे कि उसके ऊपर कोई प्रभाव डाल सके। ये हमने एज जिलाधिकारी इलाहाबाद मैंने ये प्रयोग किया था, और ये बड़ा सफल प्रयोग हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जब इसके बारे में लिख के भेजा सरकार में और इलेक्शन कमीशन में, तो अब उसके बाद उसको टेकअप कर लिया गया, और अब तो पूरा इसी प्रणाली से होता है, क्योंकि अब तो कंप्यूटराइजेशन ही बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी प्रणाली से होता है। नोबडी नोज कि किसी ड्यूटी कहाँ लग रही है टिल द लास्ट डे, और कौन से बूथ पे जा रहा है, इसलिए कि पोलिंग पार्टी के ऊपर किसी का असर ना होने पाए। अब पोलिंग पार्टी के संबंध में ही मैं एक चीज़ और बताऊंगा, कहानी अपनी। जब मैं जिलाधिकारी बांदा, वहाँ एक बड़ी अद्भुत कहानी थी। बांदा के कुछ इलाके थे उस समय, पहाड़ी इलाके, मानिकपुर के क्षेत्र कहा जाता था, कि वहाँ उस समय डेकॉइट बहुत थे, और डेकॉइट बड़े नामी डेकॉइट हुआ करते थे, जो कि उन कुछ गांव ऐसे थे जिसमें आके ज़बरदस्ती बैलेट पेपर ठूस देते थे, डरा धमका के, रात में ही पूरी हो गई वोटिंग, हो गई, ले जाओ। तो ये हम लोग को पता चला, तो अब कैसे करेंगे? और रात में पॉलिटिकल पार्टी जाती थी, डर जाती थी, उनके पास कुछ तरीका नहीं रह जाता था। तो हम लोगों ने फिर मैंने एक प्रयोग किया। मैंने सबकी मीटिंग करी, मैंने कहा भाई इसको कैसे रोका जाए। तो लोग कहते थे ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, वो रात में लोग आ जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं सुनता रहा, लेकिन मेरे मन में एक आइडिया था कि क्यों हम लोग बैलेट पेपर को रात में ना भेजें, सुबह भेजें। लेकिन सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाती, तो बड़ा डेंजरस बात थी। इतने किसी ने ये आइडिया दे दिया मीटिंग में, इस तरह अगर सुबह पहुंच जाए, लेकिन वो संभव नहीं। तो मैंने उसके पॉइंट को पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, इस पॉइंट को और बढ़ाओ थोड़ा आगे, लेट अस डिस्कस दिस फर्दर। और इसको आगे डिस्कस किया तो बाहर निकल के यहाँ इन 4-5 गाँव में ऐसा प्रयोग किया जाए कि हम लोग सुबह 5-6 बजे बैलेट पेपर को गाँव में पहुँचाएं। तो उसके लिए तय हुआ कि बैलेट पेपर चला जाएगा और नज़दीक की तहसील की ट्रेजरी में जो है लॉक में इसको रख दिया जाएगा रात में, और सुबह बिल्कुल 5 बजे वहाँ से निकालेगा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, अपनी जीप में लाद के उसको सीधे पोलिंग बूथ पे ले जाएगा। सो दैट जो रात में अगर जैसे डकैत आए और ढूंढे, तो भाई बैलेट पेपर है ही नहीं, तो क्या डालोगे बैलेट बॉक्स। और सुबह के टाइम पे वो ऐसा कर नहीं सकते, पुलिस फोर्स भी लगी होती है, सारा गांव देख रहा होता है, वो फिर नहीं हो पाता है। और यही हुआ, और हमने उस बांदा में उस बार उस चुनाव में लास्ट मिनट में बैलेट पेपर पहुंचाए और वोटिंग करा दी सफल तरीके से, और हो गई सफल तरीके से, संपन्न हो गई बिल्कुल सही तरीके से। और कहीं भी ये जो आइडिया था कि डेकॉइट्स आ जाएंगे और फर्जी बैलेट डलवा देंगे, फर्जी वोटिंग डलवा देंगे, वो नहीं हो पाया। तो ये एक बड़ा भारी सफल प्रयोग रहा जो हम लोगों ने इसमें एज जिलाधिकारी बांदा उसमें पोलिंग पार्टी को लेके किया। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट, तमाम गाड़ियाँ चाहिए होती। अच्छा, इसमें मैं भूल गया, पोलिंग है उसमें ड्यूटी लगाने में, पोलिंग बूथ की तो ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स, जोनल मजिस्ट्रेट, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते रहते हैं कि, और ये भी देखते हैं कि पोलिंग प्रोसेस सही चल रही है कि नहीं चल रही है, घूमते रहते हैं। ये सीनियर अधिकारी होते हैं जिले के। अब इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है
कि किसको आप डीएम सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाएं, किसको जोनल मजिस्ट्रेट बनाएं, क्योंकि आपस में एक दूसरे की, ये लोग कहते हैं मैं उनसे सीनियर हूँ, मैं उनसे सीनियर हूँ, और बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। कहीं कहीं तो लोग हड़ताल तक कर जाते हैं कि सब मेरे जूनियर आदमी को मेरे ऊपर बैठा दिया। तो जो सबसे सीनियर है वो जोनल मजिस्ट्रेट होगा, जो उससे कम सीनियरिटी के होंगे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, जो उससे कम सीनियरिटी के वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। लेकिन ये भी वो कहता है इलेक्शन नियम कि डीएम को फुल पावर्स, जिसको चाहे जो बना दे, सीनियर से सीनियर अधिकारी को भी कहता हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है तो बनना पड़ेगा उसको। नो बडी कैन रिफ्यूज इलेक्शन ड्यूटी, इतना सख्त है इलेक्शन का कानून। कोई अधिकारी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी को बंद या कम नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलिंग पर्सनल के बारे में कि किस तरीके से डीएम को बड़े सूझबूझ के साथ ड्यूटी लगानी पड़ती है, नहीं तो एक तरीके से वातावरण खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, लोग आंदोलन करने लग जाते हैं। तो सबको साथ लेके चलना है और सबकी ट्रेनिंग सही तरीके से होना ये बहुत आवश्यक होता है। तो आज इस एपिसोड में तो मैं यहाँ तक की बात करूँगा, और इसके अगले एपिसोड में मैं आपको जो इलेक्शन प्रक्रिया के बारे में और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसके बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करूँगा। धन्यवाद।